हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है ना। तो मशीन डिजाइन 1 हम लोग बेसिकली आज सीखने वाले हैं। तो मशीन डिजाइन में आज हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं वो है स्प्रिंग्स है ना। तो स्प्रिंग इज मीन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग इज डिफाइंड एज इट इज एन elastic machine element है ना। It is an elastic machine element which deflects under the action of load and return to its original shape when the load is removed है ना। तो देखो मशीन क्या है, मशीन इज एन इलास्टिक एलिमेंट है, एक इलास्टिक मशीन एलिमेंट है जिसपे जब भी लोड आता है तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होता है मतलब सिंपल वो उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। मतलब या फिर अगर कॉम्प्रेसिव लोड आएगा तो ये कॉम्प्रेस होगा, या फिर टेंसाइल लोड रहेगा तो ये एक्सटेंड होगा, एक्सपांड होगा है ना। और जब भी वो जो लोड है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो जब रिमूव हो जाता है तो वापस से उसके ओरिजिनल शेप पे आ जाता है ना। तो ऐसे मशीन एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग बोलते हैं ना। तो जनरल जो क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत वाइड है ना। लेकिन हम लोग को हमारे इस सब्जेक्ट में जो सिलेबस में जो हम लोग को स्प्रिंग्स पढ़ने हैं वो जनरली दो ही टाइप के स्प्रिंग्स हम लोग को पढ़ने हैं, एक तो हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा है लीफ स्प्रिंग है ना। तो हेलिकल स्प्रिंग हम लोग को ब्रीफ में उसके ऊपर प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछता है हम लोग को ना। तो हेलिकल स्प्रिंग में भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा होता है कॉम्प्रेसिव या फिर कॉम्प्रेशन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग और हेलिकल एक्सपांशन या फिर टेंशन स्प्रिंग, ऐसे दो होते हैं ना। तो थर्ड एक होता है टॉर्जनल स्प्रिंग भी होती है ना। और नेक्स्ट होता है लीफ स्प्रिंग है ना। तो ये सारा हम लोग को स्टडी करना है, बेसिक हम लोग को स्टडी करना है हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग का करना है ना। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग्स है ये कहां कहां पे यूज होते हैं है ना। आर यूज्ड टू एब्सॉर्ब दी शॉक्स एंड वाइब्रेशंस है ना। शॉक और वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग का यूज होता है। जैसे कि हम लोग को सबको पता है कि भाई बाइक में हम लोग देखते हैं तो नीचे शॉक ऑब्जर्वर रहते हैं ना। शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। मोनो सस्पेंशन आजकल फेमस है। देखो मोनो सस्पेंशन में क्या रहता है, बीच में आपको स्प्रिंग दिखेगा, बीच में शॉक ऑब्जर्वर भी होता है और स्प्रिंग्स भी होते हैं है ना। उसके बाद आपका जो बाइक का स्टैंड होता है, स्टैंड में भी स्प्रिंग देखने मिलेगा आपको है ना। आप रेलवे देखोगे, रेलवे का भी सस्पेंशन है, वहां पे बड़े बड़े से आप लोग को कॉइल स्प्रिंग देखने मिलते हैं जो हेलिकल स्प्रिंग है बेसिकली है ना। उसके बाद कार्स में भी देखो, कार्स में अगर आप लोग टायर के नीचे से देखोगे आपको तो वहां पे आपको स्प्रिंग देखने मिलेगा, वो भी क्या है, वो भी हेलिकल स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग्स आर बेसिकली यूज्ड टू एब्सॉर्ब द शॉक्स एंड वाइब्रेशंस है ना। उसके बाद जो ट्रेन्स के जो बफर्स होते हैं वहां पे भी स्प्रिंग्स यूज किए जाते हैं है ना, जो कि शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग्स यूज करते हैं हम लोग है ना। आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी है ना। देखो शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए भी यूज होते हैं और एनर्जी स्टोर करने के लिए भी स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है। अब एनर्जी स्टोर करने के लिए कहां पे यूज होते हैं, जैसे कि टॉर्जनल स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं टॉयज में है ना। टॉयज में खिलौनों को आप लोगों ने कभी खोल के अंदर तोड़ के देखा रहेगा तो वहां पे ऐसी गोल 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 एक स्प्रिंग दिखेगी आपको है ना, मेटल स्ट्रिप जैसा गोल गोल दिखेगा ना, वो टॉर्जनल स्प्रिंग होती है ना। उसमें एनर्जी स्टोर की जाती है ना। चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, चाबी भरते हैं हम लोग, मतलब क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना। जैसे चाबी हम लोग छोड़ देते हैं तो वो स्प्रिंग एक्सपांड होती है और एक्चुएट करती है, या फिर आपका टॉय आगे जाएगा या पीछे जाएगा है ना, जो भी होता है उसका एक्शन होता है ना। तो वो स्प्रिंग क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करके रखती है ना। जैसे कि कैमरास, मूवी कैमरास होते थे पहले के, उसमें भी स्प्रिंग्स यूज होती है एनर्जी स्टोर करने के लिए। स्टार्टर्स हो गए ना, तो ये सब चीजों में क्या होता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। देखो स्प्रिंग्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर दी फोर्सेस। देखो फोर्सेस मेजर करने के लिए भी स्प्रिंग का यूज होता है ना। वेइंग बैलेंसेस में, स्केल्स में, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग्स का यूज करते हैं कि फोर्सेस मेजर करने के लिए डिवाइसेस में यूज करते हैं ना। स्केल्स में यूज होता है। उसके बाद क्लचेस, देखो क्लच जो स्प्रिंग लोडेड क्लच होता है, डायफ्राम क्लच होता है, वहां पे स्प्रिंग्स का प्रेशर होता है प्रेशर प्लेट पे, जो क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट के अगेंस्ट उसको इंगेज करके रखता है ना। स्प्रिंग प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर की वजह से, उस फोर्स की वजह से क्लच इंगेज होता है ऑलवेज पोजीशन में ना। जब भी हम लोग क्लच पैडल दबाते हैं तो हम लोग प्रेशर प्लेट को क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं स्प्रिंग के अगेंस्ट। स्प्रिंग कॉम्प्रेस होते हैं, उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के हम लोग प्रेशर प्लेट को पीछे खींचते हैं, तब जाके फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच फ्री टू मूव हो जाता है, क्लच डिसंगेज होता है ना। जब भी हम लोग क्लच दबा नहीं रहे तब ऑलवेज क्लच इंगेज होता है। वो किस वजह से होता है, स्प्रिंग की फोर्स की वजह से। स्प्रिंग का फोर्स लगता है प्रेशर प्लेट पे, और प्रेशर प्लेट किसको दबाता है, क्लच प्लेट को प्रेस करता है वो फ्लाईव्हील, और प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट प्रेस होती है और क्लच प्लेट इंगेज हो जाती है, क्लच इंगेज हो जाता है ना, और पावर आगे ट्रांसमिट होता है ना। उसके बाद जो हमारे इंजन के वॉल्स होते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट वॉल्व, वो भी स्प्रिंग लोडेड वॉल्स होते हैं, आपको पता है ना। रॉकर आर्म को एक्चुएट करने के लिए वहां पे भी स्प्रिंग का फोर्स होता है ना। तो ये
सारे एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग स्प्रिंग को फोर्स लगाने के लिए भी यूज करते हैं। हेलिकल स्प्रिंग है ना। अब हेलिकल स्प्रिंग में सब में फर्स्ट देखते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी और डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग हेलिकल स्प्रिंग के। देखो अब जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है हेलिकल स्प्रिंग का, हेलिकल स्प्रिंग में सब में फर्स्ट क्या आता है, देखो डीओ क्या होता है, डीओ इज एक्सटर्नल या आउटर कॉइल डायमीटर है ना, और डी आई क्या होता है, डी आई होता है इंटरनल कॉइल डायमीटर है ना। अब उसके बाद जो डी होता है, डी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन कॉइल डायमीटर है ना। जो मीन डायमीटर रहेगा, मीन कॉइल डायमीटर रहेगा जो हमारे स्प्रिंग का, कॉइल स्प्रिंग का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं ना। और स्मॉल डी क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ द वायर, जिस वायर से हमारी कॉइल स्प्रिंग बनी है, जो भी स्टील वायर रहेगा, ऐसे स्प्रिंग स्टील रहता है, यूज करते हैं हम लोग जनरली ना, तो उसका जो भी वायर रहेगा, जिस वायर से हमारी कॉइल स्प्रिंग बनी है, उस वायर का डायमीटर वो डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को मिलता है डी, मीन डायमीटर निकालने के लिए। तो मीन डायमीटर जो होता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओ प्लस डी आई डिवाइडेड बाय 2 है ना, दोनों का एवरेज होता है, वो होता है हमारा मीन डायमीटर। डी होता है जो होती है कॉइल स्प्रिंग में, वो होता है स्प्रिंग इंडेक्स है ना। अभी स्प्रिंग इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली सी लेटर से ना, कैपिटल सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू जनरली क्या होता है, द मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर है ना। तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम लोग है ना। तो स्प्रिंग इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन कॉइल डायमीटर टू द डायमीटर ऑफ द वायर, स्प्रिंग वायर है ना। इट इज इंडेक्स का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये भी एमएम में रहेगा और ये भी एमएम में रहेगा है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कोई यूनिट है क्या, नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। अब नेक्स्ट, जैसे हम लोग जब डिजाइन में हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स को यूज करते हैं, तो स्प्रिंग इंडेक्स को यूज करने का कुछ लिमिटेशन है। जैसे जनरल इंडेक्स होता है, स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो जनरली 3 to 15 के रेंज में रखते हैं। 3 से कम स्प्रिंग इंडेक्स जनरली हम लोग नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि 3 से कम स्प्रिंग इंडेक्स रहेगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा कर्वेचर इफेक्ट आ जाएगा, उसके वजह से जो वायर है, जो स्प्रिंग वायर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगे ना, और वो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके लिए स्प्रिंग इंडेक्स को जनरली 3 से ज्यादा रखा जाता है ना। और मैक्सिमम स्प्रिंग इंडेक्स हम लोग वो भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम स्प्रिंग इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे तो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होने लगेगा है ना, उसमें बकलिंग होगा है ना। तो इस वजह से मैक्सिमम स्प्रिंग इंडेक्स भी नहीं यूज किया जाता, जनरली 3 to 15 की एक रेंज है, उसके अंदर ही हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स को यूज करते हैं है ना। अब यहाँ पे भी 3 to 15 में भी देखो, अब ये तो पॉसिबल वेज है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में हम लोग जो स्प्रिंग इंडेक्स यूज करते हैं वो 4 to 12 के रेंज में यूज करते हैं। प्रैक्टिकली जो हम लोग स्प्रिंग इंडेक्स यूज करते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स यूज करके जो मैन्युफैक्चर करते हैं डिजाइन में, वो हम लोग 4 to 12 के रेंज में हम लोग यूज करते हैं। और हम लोग को और क्लोज टॉलरेंसेस चाहिए है ना, और ऐसे हम लोग को स्प्रिंग डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, जो साइक्लिक लोडिंग पे ज्यादा से ज्यादा उस पे साइक्लिक लोडिंग आने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग जो स्प्रिंग इंडेक्स है उसको और ज्यादा प्रिसाइज कर लेते हैं। 6 to 9 के रेंज में ही स्प्रिंग इंडेक्स का हम लोग यूज करते हैं है ना। समझ में आया, ये हो गया स्प्रिंग इंडेक्स के बारे में। देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन डिफरेंट पोजीशंस है ना। जब स्प्रिंग पूरी तरह से कॉम्प्रेस हो चुकी है, मतलब पूरा स्प्रिंग को जितना उसका लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड उसको एकदम कॉम्प्रेस कर दिया, जितने भी वायर्स है वो एक दूसरे को एकदम चिपक गए, बिल्कुल गैप, कोई भी कॉइल के बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, उसको पूरा कंप्रेस कर दिया है ना। पूरा कंप्रेस करने के बाद उसकी अगर हम लोग लेंथ गिनेंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिड लेंथ है ना। सॉलिड लेंथ मतलब स्प्रिंग को पूरा दबा दिया हम लोगों ने ना, उसका जो जितने भी कॉइल्स है, दो कॉइल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, जीरो गैप है ना। तो तब अगर हम लोग उसकी स्प्रिंग की लेंथ को मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड लेंथ बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, सॉलिड लेंथ ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। देखो अब सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो देखते हैं हम लोग सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। देखो समय पहले एन टी मतलब क्या होता है, एन टी मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है स्प्रिंग में, उसको एन टी से हम लोग डिनोट करते हैं है ना। इनटू क्या कर देंगे, स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज व्हाट, स्मॉल डी इज अ डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग। जो भी
स्प्रिंग हम लोग बना रहे हैं उसका जो भी वायर यूज करने वाले हम लोग उस वायर का डायमीटर है ना। तो नंबर ऑफ कॉइल, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगे उसकी थिकनेस किसके बराबर रहेगी, डायमीटर ऑफ वायर के बराबर रहेंगी है ना। और दो कॉइल के बीच में तो गैप है ही नहीं, तो जितने नंबर ऑफ हमारे कॉइल्स रहेंगे और उसके जितने डायमीटर रहेंगे उसको मेजर कर लो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू डायमीटर ऑफ दी वायर है ना। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, सॉलिड लेंथ मिल जाएगा। अब देखो सॉलिड लेंथ कभी भी कब मेजर की जाती है, जब स्प्रिंग को हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर दिया, उसके लिमिट से बियॉन्ड कॉम्प्रेस कर दिया, और कॉम्प्रेस करने के बाद उसके बीच में कॉइल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है ना। उस पोजीशन में जो लेंथ मेजर होगी वो सॉलिड लेंथ होती है, बराबर। अब नेक्स्ट होती है कॉम्प्रेस्ड लेंथ है ना। लेंथ क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड लेंथ किसको बोलते हैं, तो देखो कॉम्प्रेस्ड लेंथ है ना। तो कॉम्प्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ है ना, सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप है ना। देखो टोटल गैप, जो भी टोटल गैप रहेगा बिटवीन दी टू कॉइल्स ने, जितनी भी ओवरऑल हमारी जो भी स्प्रिंग है उसके स्प्रिंग के हर एक कॉइल के बीच में जितना जितना गैप है वो पूरा गैप अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो उसको टोटल गैप ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे ना। अब कॉम्प्रेस्ड लेंथ क्या होता है, जनरली जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, मिडिल वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने स्प्रिंग पे लोड लगाया उसको कॉम्प्रेस कर दिया तो वो कॉम्प्रेस हुई कुछ लिमिट तक है ना। लेकिन अब कॉम्प्रेस होने के बाद भी क्या होता है, बिटवीन दी कॉइल्स ऑफ दी स्प्रिंग है ना, जो भी कॉइल्स है स्प्रिंग के उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, स्मॉल गैप रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ गैप वहां पे अवेलेबल होता है ना। तो वैसे लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रेस्ड लेंथ बोलते हैं। मतलब सिंपल कॉम्प्रेसिव फोर्स आ गया हमारे हेलिकल स्प्रिंग पे, कॉम्प्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग पे हमारा क्या हो गया, कॉम्प्रेसिव फोर्स आ गया, उसकी वजह से स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई, लेकिन अभी भी उसके दो कॉइल्स के बीच में, हर एक कॉइल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस, कुछ गैप अभी भी वहां पे मौजूद है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कॉम्प्रेस पोजीशन बोलते हैं स्प्रिंग की है ना। और वहां पे इस पोजीशन में जो लेंथ होता है स्प्रिंग का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रेस्ड लेंथ बोलते हैं। तो कॉम्प्रेस्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सॉलिड लेंथ, मतलब गैप नहीं है बीच में तब कितना लेंथ है वो, प्लस अब कितना गैप है उसको भी मेजर कर लो। तो पूरा गैप मेजर कर लिया हर एक कॉइल के बीच में तो टोटल गैप उसको बोलेंगे। तो सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप, ये क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्रेस्ड लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है ना। अब टोटल गैप को कैसे निकालेंगे, देखो टोटल गैप कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में टोटल गैप की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, देखो सब में फर्स्ट तो एनटी मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग है ना, -1। अब -1 क्यों किया गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट कॉइल्स है ना, दो ऊपर वाला और नीचे वाला कॉइल, ये दोनों के बीच में का गैप हम लोग मेजर कर रहे हैं ना। तो जब दो के बीच में का गैप मेजर कर रहे हैं तो एक कॉइल हमेशा कम पड़ेगी है ना। देखो अगर 10 नंबर ऑफ कॉइल्स है तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 का गैप मेजर करूंगा, फिर 2 और 3 का, फिर 3 और 4 का, फिर 5 और 6 का है ना, फिर 6 और 7 का, फिर 7 और 8 का, फिर 8 और 9, फिर 9 और 10 है ना। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो 10 के जगह कितने मेजरमेंट आएंगे, 9 मेजरमेंट आएंगे है ना। तो मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइल्स है उसमें से एक कम होगा कभी भी है ना। तो इसके लिए यहाँ पे NT -1 आएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स -1 है ना। अब इनटू इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिंगल दो एडजेसेंट कॉइल के बीच में का गैप है ना, क्योंकि हर एक कॉइल के बीच में का गैप कैसा रहेगा, सेम रहेगा है ना। हर दो कॉइल के बीच में का गैप सेम रहेगा है ना। जैसे हमारे पास 10 कॉइल्स है तो कॉइल नंबर 1 और 2 के बीच में का गैप और कॉइल नंबर 2 और 3 के बीच में का गैप सेम रहेगा है ना। 3 और 4, 4 और 5, 6 और 7 सारे के सारे कॉइल्स के बीच में का गैप सेम रहेगा, समझ में आया, क्योंकि स्टिफनेस सबकी सेम है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल है ना। जो भी दो एडजेसेंट कॉइल्स है उसके बीच में का गैप है ना, क्योंकि सारे के सारे कॉइल्स के बीच में का गैप सेम है। और कितने गैप्स मिलने वाले, NT -1 मिलने वाले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोग को टोटल गैप मिल जाएगा। फिर ये टोटल गैप को सॉलिड लेंथ के साथ ऐड कर देंगे तो हम लोग को कॉम्प्रेस्ड लेंथ मिल जाएगी है ना। अब लास्ट वाला है हमारा फ्री लेंथ है ना। अब फ्री लेंथ क्या होता है, फ्री लेंथ मतलब ऐसी लेंथ मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन देयर इज नो लोड एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग पे कोई लोड ही नहीं है तब जो उसका लेंथ रहेगा स्प्रिंग का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री लेंथ बोलते हैं। अब फ्री लेंथ को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, सिंपल, पहले क्या होगा, कॉम्प्रेसिव लेंथ है ना, कॉम्प्रेस्ड लेंथ प्लस क्या आएगा, डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा मींस जैसे आपको दिख रहा है लेफ्ट वाले डायग्राम में,
डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब जब फ्री है ना, जो हमारी स्प्रिंग है वो फ्री है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है ना, तो तब जो उसकी लेंथ रहेगी, जब उसके ऊपर हम लोगों ने लोड लगा दिया तो वो कुछ अमाउंट ऑफ उसका क्या होगा, लेंथ कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ लेंथ उसका कॉम्प्रेस हुआ आफ्टर अप्लाइंग ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड, है ना, उसका जितना अमाउंट ऑफ लेंथ कॉम्प्रेस हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा बोलेंगे। एक्सटेंशन, सिंपल एक्सटेंशन है ना। तो मींस क्या है? डेल्टा मींस जो भी हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर लोडिंग होने के बाद, लोड आने के बाद उसके क्या हो जाएगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा। जो भी चेंज इन लेंथ होगा स्प्रिंग के लेंथ में जो भी चेंज होने वाला है, उस चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा से डिनोट करते हैं ना। जैसे अगर कॉम्प्रेसिव लोड आएगा उसके ऊपर, तो जितना उसका लेंथ कॉम्प्रेस हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा बोलेंगे, है ना। तो अब देखो फ्री लेंथ क्या हो जाएगी? कॉम्प्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा, मतलब डेल्टा जितना अमाउंट ऑफ उसका लेंथ क्या हो गया? कम हो गया, वो ये टोटल को मिला के क्या हो जाएगा? हमारा फ्री लेंथ हो जाएगा ना। अब हम लोग को पता है कॉम्प्रेसिव लेंथ इज इक्वल टू क्या है? कॉम्प्रेसिव लेंथ इज इक्वल टू सॉलिड लेंथ, है ना। कॉम्प्रेसिव लेंथ इज इक्वल टू क्या है? सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप, है ना, प्लस क्या आ गया? डेल्टा आ गया। तो ये हो गया हमारा फ्री लेंथ का फॉर्मूला, है ना। तो ये फ्री लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया हमारा, है ना। तो अब हमारा पिच ऑफ द स्प्रिंग। अब पिच ऑफ द स्प्रिंग किसको बोलते हैं? पिच ऑफ द स्प्रिंग मतलब सिंपल, जब हमारी स्प्रिंग अनकॉम्प्रेस्ड कंडीशन में, व्हेन द स्प्रिंग इज इन अनकॉम्प्रेस्ड कंडीशन, देन द डिस्टेंस, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉइल्स, है ना, जो भी दो एडजेसेंट कॉइल्स है उसके बीच में का जो एक्सियल डिस्टेंस रहेगा अनकॉम्प्रेस्ड पोजीशन में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिच ऑफ द स्प्रिंग बोलते हैं। पिच किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पिच ऑफ द स्प्रिंग हम लोग डिनोट करते हैं जनरली लेटर पी से, है ना। तो देखो लेटर पी से हम लोग यहाँ पे पिच ऑफ द स्प्रिंग को डिनोट करते हैं। सो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एनटी माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, है ना। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर के से। स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या होता है ना? स्टिफनेस इज नथिंग बट द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना। मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब 1 mm या फिर 1 मीटर का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ लोड या फिर फोर्स लगेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिफनेस बोलेंगे स्प्रिंग का, जो लेटर के से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है P बाय डेल्टा, है ना। डेल्टा मींस डिफ्लेक्शन, P मींस एक्सटर्नल फोर्स या लोड। ओके, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? P मतलब लोड हमारा फोर्स है न्यूटन में, और डेल्टा है हमारा mm में, तो न्यूटन पर mm इसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ होता है इनएक्टिव कॉइल्स। अब इनएक्टिव कॉइल्स नाम से ही हम लोग को समझ में आता है इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, है ना, जो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कोई भी चीज में, तो उसको इनएक्टिव बोलते हैं हम लोग। तो इनएक्टिव कॉइल क्या होते हैं? इनएक्टिव कॉइल मतलब इसका फॉर्मूला होता है हमारा एनटी माइनस एन। अब एन मतलब क्या होता है? एन मींस एक्टिव कॉइल, और एनटी मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना। तो अब एक्टिव कॉइल किसको बोलते हैं? एक्टिव कॉइल मतलब ऐसे कॉइल्स जो क्या कर रहे हैं, जो भी फोर्स आ रहा है उस फोर्स को रेजिस्ट करने में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फोर्स आने के बाद जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वापस फोर्स रिमूव करने के बाद शेप पे आ रहे हैं ना, तो ये सारे कॉइल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव कॉइल बोलते हैं ना। और जो इस चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फोर्स आने के बाद भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिनके ऊपर लोड नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो गए? हमारे इनएक्टिव कॉइल हो गए। इनएक्टिव नंबर ऑफ कॉइल होते हैं। इनएक्टिव नंबर ऑफ कॉइल क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइल माइनस एक्टिव कॉइल्स। होता है स्टाइल्स ऑफ एंड्स। एंड जो भी हमारे कॉइल स्प्रिंग्स है उसके जो एंड्स होते हैं, जो भी हेलिकल स्प्रिंग के एंड्स होते हैं, उसके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंगली किसका कितने नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स होते हैं किस एंड्स में, वो हम लोग को देखना है। तो समय फर्स्ट हमारा होता है प्लेन एंड, है ना। अगर प्लेन एंड रहेगा, प्लेन एंड्स रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ जो एक्टिव कॉइल्स होते हैं, विच नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स n इज इक्वल टू nt होता है ना, अगर प्लेन एंड रहेगा तो, है ना। अब सेकंड होता है प्लेन एंड ग्राउंड एंड, है ना। अगर प्लेन एंड ग्राउंड एंड रहेगा, प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स रहेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इज इक्वल टू nt माइनस 1/2, है ना। ये हो जाता है जब अगर प्लेन एंड ग्राउंड एंड रहेगा तो, है ना। अब नेक्स्ट होता है स्क्वायर एंड। अगर स्क्वायर एंड रहेगा, है ना, अगर स्क्वायर एंड्स रहेगा, तो यहाँ पे
टोटल एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एंटी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस 2, है ना। तो ये कब होगा, जब स्क्वायर एंड रहेगा, है ना। अब लास्ट वाला होता है स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, है ना, स्क्वायर भी है और ग्राउंड भी है ना। तो अब क्या होगा, देखो स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड रहेगा तो तब नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेम एंटी माइनस 2 होता है। ये 4 कंडीशन से याद रखना, प्रॉब्लम करते टाइम काम में आएंगे ना। तो एंटी माइनस 2 ही होता है, ओके, वेयर एंटी इज अ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, है ना। तो अब इसको समझने के लिए, स्ट्रेसेस को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी हेलिकल स्प्रिंग है, कंसीडर करो कि उसको हम लोगों ने ऐसे खींच के वायर को स्ट्रेट कर दिया, है ना। वायर को ऐसे स्ट्रेट करके एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। रॉड विच इज इक्वल टू द लेंथ डायमीटर ऑफ दी वायर, है ना। जो भी हमारा स्प्रिंग का वायर का डायमीटर है, उस डायमीटर का रॉड बन जाएगा, लंबा सा रॉड बन जाएगा ना। तो उसके एंड्स कैसे, उसके एंड्स पे हम लोगों ने लोड जैसे लगाया वैसे ही लगाया हुआ है ना, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है उस तरह से उसको रॉड में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो अब उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे वो हम लोग को देखना है। अब रॉड है जिसका डायमीटर है ना। अब सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पता है टॉर्क का, जो आप लोगों ने सीखा है सॉम में, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, है ना। अब ये फोर्स को अगर हम लोग पी के फॉर्म में यूज करेंगे तो पी इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय 2, है ना। डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस द पी डी बाय 2, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क को, है ना। अब टॉर्क को हम लोग अगर टॉर्जनल मोमेंट से रिप्लेस कर दे, है ना, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्जनल मोमेंट अगर हम लोग मान ले यहाँ पे, तो टॉर्जनल मोमेंट इज इक्वल टू पी डी बाय 2 हम लोग बोल सकते हैं। वही सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स इंटू रेडियस। ये टॉर्जनल मोमेंट नथिंग बट इट इज अ टॉर्क है, यही समझ लो, ओके। टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस निकालना है हम लोग को बार में। बार का जो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इन द बार, वो जो स्ट्रेट कर दिया बार हम लोगों ने, उसका टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्जनल फॉर्मूला का यूज करेंगे। टॉर्जनल फॉर्मूला क्या होता है, टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल टू टाउ एस बाय आर होता है, बराबर। अब ये जी थीटा बाय एल टर्म का यूज अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे, अभी हम लोग ये दो टर्म का यूज करेंगे। अब देखो टी टॉर्क है, टॉर्क को हम लोग टॉर्जनल मोमेंट बोल सकते हैं, टॉर्जनल एमटी लिख सकते हैं। तो टी के जगह पे मैं यहाँ पे एमटी लिख दूंगा, और ये जो जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 32 इंटू डी रेस टू 4 इज इक्वल टू टाउ एस, जो हम लोग को निकालना है टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस, डिवाइड बाय आर मतलब रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू क्या रहेगा, डी बाय 2 रहेगा, बराबर। अब देखो, अब ये इसको आगे ब्रीफ करते हैं। एमटी की वैल्यू क्या है, पी डी बाय 2 है, तो यहाँ पे पी डी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32। ये देखो ये एक डी और यहाँ का एक डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी क्यूब बच गया, है ना। और ये 2 और ये 32 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, है ना। तो ये 2 16 का 32 होता है, तो ये यहाँ पे पाई बाय कितना बचेगा, 16 बच जाएगा, है ना। तो पाई बाय 16 डी क्यूब बचा इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ टाउ एस बचा, है ना। अब देखो, अब ये टाउ एस की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, है ना। अबे पाई बाय 16 है, ये 16 को ऊपर लेके आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर पीडी के साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 पीडी डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय नीचे क्या बचा, पाई डी क्यूब, है ना। क्या बचा है, पाई इंटू डी क्यूब बचा है, बराबर। अब देखो 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, 8 पीडी डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, है ना। क्या बचा, पाई डी क्यूब बन गया, ओके। अब देखो, अब अपने को पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। यही फॉर्मूले को अगर हम लोग को सी के फॉर्म में लिखना है, अगर प्रॉब्लम में हम लोग को गिवन डाटा में सी दिया है, कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो 8p डी बाय डी क्या है, सी है, तो यहाँ पे सी आ गया है ना, डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ का एक डी तो चला, कैपिटल डी बाय एक डी का वैल्यू सी हो गया ना, तो यहाँ पे डी क्यूब रहेगा कि नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डी स्क्वायर रहेगा, है ना। तो ये सी के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, जो हम लोग को प्रॉब्लम में यूज करना है। और होगा टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस, जो हेलिकल स्प्रिंग पे एक्ट होता है। अब और भी देखो, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस भी हेलिकल स्प्रिंग्स पे एक्ट होता है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, है ना, मतलब ये सिंपल वाला अपना स्ट्रेस, है ना, जो एक्ट होता है
कोई भी इस चीज पे कोई भी रॉड पे हम लोगों ने देखा, अभी तक स्टडी किया हम लोगों ने सॉम में, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय ए, वही फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, इसको टाउ डी से डिनोट करेंगे हम लोग, है ना। तो टाउ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल पी लोड अपॉन एरिया। एरिया कैसा आएगा, सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर का एरिया क्या आएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, सिंपल, है ना। अब जो थर्ड वाला जो स्ट्रेस है जो एक्ट होता है हमारे हेलिकल स्प्रिंग पे, वो वाला कैसा होता है, वो कंबाइन रहता है ना। तो टॉर्जनल मोमेंट की वजह से भी एक्ट होगा, प्लस हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस है उसकी वजह से भी एक्ट होगा, दोनों का मिला के कंबाइन रिजल्टेंट स्ट्रेस जिसको बोलेंगे हम लोग बोल सकते हैं ना। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो एक्ट होगा, तो देखो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस, आप देखो रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस, ओके। रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस मतलब दोनों का कंबाइन में, सिंपल टाउ आर बोल देंगे तो टाउ एस प्लस टाउ डी, है ना। अब टाउ एस की वैल्यू कितनी है, टाउ एस की वैल्यू है 8 पी डी डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब प्लस, है ना, बराबर, है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4 को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4p डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 8pd बाय पाई डी क्यूब को इधर कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 8pd डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, इसको ये दोनों में से इसको कॉमन निकाल लिया हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो ये पूरा चला गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, 8pd निकाला, है ना। तो यहाँ पे तो p है तो p चला गया, और यहाँ पे 8 है क्या, 8 नहीं 4 है ना। यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन हम लोगों ने तो निकाला 8, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 4 8 होता है ना। तो इसके लिए इसको डिवाइड करो 2 को, ये 4 निकाला, 2 को डिवाइड कर दिया, ओके। अब यहां से हम लोगों ने डी भी निकाला, लेकिन डी है क्या यहाँ पे तो डी था ही नहीं डी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से कॉमन निकाला, तो इसको डिवाइड बाय डी भी करना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद देखो यहां से हम लोगों ने पाई निकाला, पाई था बराबर, अब डी क्यूब निकाला, लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे डिवाइडेशन में डी स्क्वायर था, लेकिन हम लोगों ने निकाला डी क्यूब, मतलब एक डी एक्स्ट्रा निकाला, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा। वो कहां पे लिखेंगे, इधर ऊपर लिखेंगे। डिवाइडेशन में निकाला तो ऊपर लिखो, और मल्टीप्लिकेशन में निकाला तो नीचे डिवाइडेशन में लिखो, है ना। तो अब ये बैलेंस हो गई इक्वेशन, है ना। तो अब ये 1 प्लस डी बाय 2d ये हमारा अंदर बच गया, है ना। अब ये जो 1 प्लस डी बाय 2d होता है, इसी को क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर जो होता है, जो KS इज इक्वल टू, सो क्या लिखते हैं, 1 प्लस डी बाय 2d बोलो, या फिर ये 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं ना, बराबर 0.5 स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये KS से डिनोट करते शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। तो अब यहाँ पे जो हमारा टाउ आर, जो रिजल्टेंट हमारा जो शेयर स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इतने वैल्यू का क्या हो गया, KS हो गया। तो इसको हम लोग KS इंटू 8pd डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी क्यूब ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब एक केस को हम लोग सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू हम लोग सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस देखो 0.5, है ना। अब देखो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू सी होता है, लेकिन यहाँ पे डी बाय कैपिटल डी है ना। तो डी बाय कैपिटल डी बोलता 1/c हो गया वैल्यू इसका, है ना। तो 0.5 डिवाइड बाय सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर को हम लोग सी के फॉर्म में, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो स्प्रिंग पे हमेशा कांस्टेंट लोड ही एक्ट होगा ऐसा नहीं है, कभी कभी स्टैटिक लोडिंग भी होती है, कभी फ्लक्चुएटिंग लोडिंग या फटिग लोडिंग भी होती है ना। तो जब हमारा स्टैटिक लोडिंग रहेगा, है ना, देखो जब स्प्रिंग पे स्टैटिक लोडिंग रहेगा तो तब हम लोग जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर होता है। सपोज इट इज अ स्टैटिक लोडिंग, है ना, कैसा लोड है, स्टैटिक लोडिंग रहेगा स्प्रिंग पे, तो तब जो हमारा टोटल रिजल्टेंट स्ट्रेस रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, KS इंटू 8pd डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं जब स्टैटिक लोडिंग रहेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग रहेगा, है ना, फटिग या फ्लक्चुएटिंग लोडिंग रहेगा, तो तब ये जो शेयर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर है इट विल चेंज, है ना, ये चेंज हो जाता है हमारा
अलग वाले फैक्टर से, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉल्स करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर सिंपल करेक्शन, फटीग करेक्शन, फ्लक्चुएटिंग करेक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर वॉल्स करेक्शन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि वॉल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था, इसके लिए इसको वॉल्स करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं ना। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर इसको डिनोट करते हैं हम लोग जनरली KW से, W फॉर वॉल्स करेक्शन फैक्टर, है ना, इनटू क्या हो जाएगा 8PD डिवाइडेड बाय पाई इनटू डी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग रहा तो, स्टैटिक लोडिंग रहा तो शेयर करेक्शन फैक्टर, और फ्लक्चुएटिंग या फटीग लोडिंग रहा तो वॉल्स करेक्शन फैक्टर। ये जो वॉल्स करेक्शन फैक्टर होता है, ये जो वॉल्स करेक्शन फैक्टर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 4C-1 डिवाइडेड बाय 4C-4 प्लस क्या हो जाता है 0.615 डिवाइडेड बाय C, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्स करेक्शन फैक्टर का, है ना, वेयर C इज अ स्प्रिंग इंडेक्स, है ना। तो यहां से हम लोग को वॉल्स करेक्शन फैक्टर मिल जाता है, फिर इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देने का तो रिजल्टेंट स्ट्रेस हम लोग को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंगुलर डिफ्लेक्शन। अभी एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना है हम लोग को, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग थीटा से नोट करेंगे। वापस वही टॉर्जनल फॉर्मूला हमारा क्या है, T/J इज इक्वल टू G थीटा बाय L, ये वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग को थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L इधर आ जाएगा, L इंटू T, है ना, और ये G इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो J इंटू G, है ना। अगर G इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब जो L होगा लेंथ ऑफ स्प्रिंग को हम लोगों ने कॉइल स्प्रिंग को एक्सपांड कर दिया, है ना। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी पाई dN, है ना, और T मतलब क्या होता है टॉर्जनल मोमेंट MT, है ना। MT इज इक्वल टू क्या है PD बाय 2, तो यहाँ पे T की वैल्यू हो जाएगी PD डिवाइडेड बाय 2, ये T की वैल्यू होगी, L की वैल्यू पाई dN हो गई, डिवाइड बाय J। अब J क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। सर्कुलर रॉड है, स्मॉल सा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, फॉर्मूला क्या है पाई बाय 32 d⁴, और ये G का G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एज इट इज रहेगा, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे 2 16 32 हो जाएगा, तो थीटा दैट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो ये d इंटू डी क्या हो गया, d स्क्वायर हो गया, तो सब में पहले p आ गया, d इंटू डी क्या हो गया d स्क्वायर, और ये n एज इट इज, है ना। ये पाई तो चला गया, कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब डिवाइडेशन में क्या बचा, डिवाइडेशन में बचा 60, ये अभी जो 16 है, ये 16 इसके सब में पहले डिवाइडेशन में d⁴ और g बचा, तो यहाँ पे d⁴ इंटू जी लिख दो, और डिवाइडेशन में ये 16 बच गया हमारा, है ना। अब ये 16 को ऊपर ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा 16p(d²n) डिवाइडेड बाय क्या बचेगा g इंटू d⁴, है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा एंगुलर डिफ्लेक्शन का, थीटा का। हमारा एक्सियल डिफ्लेक्शन, अब देखो, अब एक्सियल डिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सियल डिफ्लेक्शन जनरली हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, है ना, टर्म डेल्टा से। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन इंटू d/2 होता है ना। तो अब एंगुलर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, एंगुलर डिफ्लेक्शन मिल गया हम लोग को 16p(d²n) डिवाइडेड बाय g d⁴ इंटू कैपिटल D/2 कर देना है हम लोग को, है ना। अब ये देखो 2 8 16 हो गया, d और d क्या हो गया, d³ हो गया, तो देखो अभी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 की जगह क्या आ गया 8p(d² इंटू d³ है ना, इंटू n डिवाइड बाय g एज इट इज रहेगा, है ना, और ये d⁴ भी एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये बन गया हमारा एक्सियल डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम लोग C के फॉर्म में, दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोग को पता है कैपिटल D बाय स्मॉल d क्या होता है, C होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 8p(c³n) डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो ये 3d चले गए यहाँ से इसमें, है ना, तो क्या बचा, एक ही d बचा यहाँ पे, तो ये हो गया C के फॉर्म में फॉर्मूला। टर्म है हमारा स्प्रिंग स्टिफनेस। अभी देखो स्प्रिंग स्टिफनेस तो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लेटर K से, है ना। अभी लेटर K स्प्रिंग स्टिफनेस इज इक्वल टू क्या होता है, P/डेल्टा, है ना। अब डेल्टा का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तब P डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू है D वाली वैल्यू लेंगे हम लोग,
क्या हो जाएगा 8p(d)³ n होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा g इंटू d⁴। ओके, अब देखो यहाँ पे ये p और ये p क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, है ना, और ये gd⁴ ऊपर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू d⁴ डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे 8d³ n बचा, है ना, p तो p कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको अगर हम लोग को c दैट इज स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है कि c स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, कैपिटल D बाय स्मॉल d रहता है ना। तो अब स्मॉल d बाय कैपिटल D आएगा तो 1/c हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, g, है ना, इंटू d, है ना, ये d³ गया, d बचा खाली, तो 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा c³ n, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो d³ और ऊपर का d³ ये मिला के 1/c³ हो गया, और यहाँ पे एक d बचा, d⁴ में से d³ गया तो एक d बचा, तो gd डिवाइड बाय 8c³ इंटू n, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा स्टिफनेस का, स्प्रिंग स्टिफनेस का। ओके, तो साथ ही साथ अगर हम लोग को स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग निकालना है, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होती है हम लोग को पता है ना। अब जो एनर्जी स्टोर्ड होती है स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार अगर हम लोग को निकालना है, तो अगर हम लोग एक अपॉन डिफ्लेक्शन का ग्राफ अगर हम लोग बना लेते हैं, अगर हम लोग y एक्सिस पे लोड लेते हैं और x एक्सिस पे डिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे लोड बढ़ेगा डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लोड और डिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगुलर फॉर्म मिल जाएगा ना, तो ये जो ट्रायंगल है, एरिया अंडर दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो 1/2 बेस कितना है, p इंटू डेल्टा, है ना, लोड इंटू डिफ्लेक्शन, तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे पूरा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है हमारा हेलिकल स्प्रिंग का, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। बेसिकली ज्यादा फॉर्मूले है नहीं इसमें, 2-4 ही फॉर्मूले जिसपे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, लेकिन ये फॉर्मूले आए कहां से, इसके पीछे का बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी होता है ना, तभी जाके हम लोग अच्छे डिजाइन इंजीनियर बन पाएंगे। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा, डिजाइन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।